जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2001 से, यानी पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सन 2001 में मनाया गया था। अब दिसंबर महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। जो हाईलाइटेड हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से याद करते चलें। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानविकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 2022 प्रकाशित किया है? तो उस संस्था का नाम है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार के ट्रेंड पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए संकेतकों का एक सेट विकसित किया है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, जिसे पूर्व में वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर कहा जाता था, यह एक प्रमुख संकेतक है जो वस्तु व्यापार की वास्तविक मात्रा के आंकड़ों से 2 से 3 महीने पहले विश्व व्यापार वृद्धि में बदलाव के संकेत दिखाता है। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा। 47वें प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज और मुद्रा है डॉलर। अब ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने भारत के 7 राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ अभी हाल ही में समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता अभी ऑस्ट्रेलिया की संसद से पारित हुआ है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में पासेक्स नामक युद्धाभ्यास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देश के किस राज्य से टोकाई गेको नामक छिपकली को बरामद किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है और ये पूर्णिया जिले से इसको बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो कीमत है वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। बात करते हैं बिहार की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, राज्यपाल श्री फागू चौहान, राजधानी पटना। अब बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो बिहार ने अभी हाल ही में हर घर गंगा जल योजना शुरू की है और हाल ही में ऊदा देवी की शहादत की स्मृति में अभी कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया था। और बिहार का जो भागलपुर है वहां पर कहलगांव बिजली संयंत्र है, उसको अभी हाल ही में स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। और श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए बिहार के जयनंदन के नाम की अभी घोषणा हाल ही में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा साइज वेल शब्द किससे संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। ब्रिटेन ने अपने नए साइज वेल सी पावर स्टेशन के निर्माण से चीन जनरल न्यूक्लियर को बाहर कर दिया, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ
विवादास्पद आर्थिक संबंधों में और ज्यादा कटौती हो गई। आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने PR-23 नामक सदाबहार चावल की किस्म विकसित की है? तो कहाँ के शोधकर्ताओं ने की है? चीन के शोधकर्ताओं ने इस किस्म को विकसित किया है। चीन में यूनान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अफ्रीका से एक जंगली सदाबहार किस्म के नियमित वार्षिक चावल, जिसका नाम है ओरजा सैटिवा, के क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा PR-23 नामक सदाबहार चावल की एक किस्म विकसित की है। आमतौर पर उगाए जाने वाले चावल के विपरीत, जो हर मौसम में रोपा जाता है, और PR-23 4 वर्षों में लगातार 8 फसलें दे सकता है। बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो 30 नवंबर को चीन के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है जियांग जेमिन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, और 14वें ब्रिक्स सम्मेलन को वर्चुअली श्री मोदी ने संबोधित किया था, और ये कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल अभी हाल ही में लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का प्रधान किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? विनोद शर्मा। ये ऊना जिले से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो राजधानी शिमला है और धर्मशाला, ये 2 राजधानी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। अब हाल ही में विनोद शर्मा, जो ऊना जिले के हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का प्रधान नियुक्त किया गया है। और हाल ही में टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है, और हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी, जो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। हाल के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डेटा के अनुसार 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि कितनी है? तो NSO के अनुसार कितनी है? 6.3% है। UPSC की सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बनी है? प्रीति सूदन। बात करते हैं UPSC की। तो UPSC को हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। वर्तमान में UPSC में 6 सदस्य हैं। जो अभी नवीन सदस्य बनी है, उनका नाम है प्रीति सूदन। इनका कार्यकाल 29 अप्रैल 2025 तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हाल ही में नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं, और IIT गुवाहाटी के निदेशक TG सीताराम जो है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। और हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बना है। और पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेट्सी सावेज। और विनीत कुमार CEO बने हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शेर बहादुर देवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं। और एनी जॉन केरल क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नीति अधिकारी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लक्ष्मी वेंकटेश।
भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की कर्नाटक शाखा ने लक्ष्मी वेंकटेश को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्योंकि वर्तमान जो इसके अध्यक्ष थे एस प्रकाशम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इनका नाम है। पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा को टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार और फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। और पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और खेलों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। अब कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। और कनाडा ने अभी हाल ही में पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है और इसने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जो 2022 में भी दिल्ली में हुआ था, तो उसमें सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और गुंजन सिन्हा और तेजस वर्मा ने टीवी का फेमस डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का खिताब जीता है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। और वसुंधरा दौरे स्वामी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। और वी अन्नामलाई को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और अन्नामलाई का उपनाम क्या है? एमायम। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बाकी प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सब पुरस्कार या सम्मान से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो कहाँ किए हैं? विज्ञान भवन में किए हैं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने हाल ही में विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय हस्तशिल्पियों के कल्याण और उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सराहना भी की है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? 97 हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के अंदर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु में शामिल किया जाता है। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर MMR कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? नीति आयोग ने की है। नीति आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इसके अनुप्रयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो CEO है कौन है? परमेश्वर अय्यर। चेयरपर्सन कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर को G20 ग्रुप की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? किसने की? अपने देश भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की।
भारत इस ग्रुप की अध्यक्षता 1 वर्ष तक करेगा। भारत G20 का अध्यक्ष 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 को लेकर 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी और G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और G20 2023 सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और G20 2023 के लोगों में जो उसका लोगो है उसमें क्या क्या है? एक कमल का फूल और एक ग्लोब दर्शाया गया है। तो G20 जो है वो 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी 1 दिसंबर को अध्यक्षता ग्रहण की है। और ये कब तक रहेंगे? तो भारत जो है G20 का अध्यक्ष 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। इसकी थीम आप देख सकते हैं और इसके लोगों के बारे में आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की है? तो उस मंत्रालय का नाम है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में 5 सालों के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की है। मंत्रालय ने खरीद के लिए PFC कंसल्टिंग लिमिटेड नोडल एजेंसी को नामित किया है, क्योंकि ठंड के मौसम में बिजली की खपत अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के प्रथम तारों और आकाश गंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान किया है? तो उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का नाम है सारस 3। इसका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बालिया ने किस स्थान पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? बंगलुरु में किया है। भारत में पशुधन विभाग के अंतर्गत 6 पशु संगरोध प्रमाणन सेवा हैं। संगरोध स्टेशनों की स्थापना का उद्देश्य आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के माध्यम से खतरनाक विदेशी बीमारियों को देश में फैलने से रोकना है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी हैं, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन करेगा? नागालैंड करेगा। बात करते हैं नागालैंड की। तो राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री श्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं, जो अतिरिक्त चार्ज लिए हैं। तो पक्षियों की गिनती शुरू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। 30 नवंबर 2022 को आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना का उत्सव मनाने और देश में स्वच्छ वायु की जरूरत पर संवाद के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा की। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। अब उड़ीसा में अभी हाल ही में एक अभियान चलाया गया है, एमलॉन एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। और हाल ही में उड़ीसा के समुद्र तट पर कछुआ की जो लुप्त प्रजाति है ओलिव रिडले, उनको देखा गया है। और उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि 3 का सफल प्रक्षेपण अभी
किया गया था। और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा हाल ही में की है और यहाँ पर बाजरा दिवस भी मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये रूस में है। कामचटका प्रायद्वीप रूसी संघ में स्थित है। यह ओखोत्स्क सागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में अभी हाल ही में 2 ज्वालामुखी सक्रिय हो गए थे, इसी कारण ये चर्चा में रहा था। और ये कहाँ है? ये रूस में है। बात करते हैं रूस की। तो राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्तीन। तो रूस ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प देने की घोषणा अभी हाल ही में की है। और यूरोपीय संघ की संसद ने रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया है। और रूस ने याकुटिया परमाणु आइस ब्रेकर को भी हाल ही में लॉन्च किया है। और हमारे विदेश मंत्री जी अभी रूस की यात्रा पर गए थे। मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का कौन सा संस्करण जीता है? तो ये संस्करण था 81वां। मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने 26 नवंबर को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 81वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा जीती और उन्हें अडयार ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जबकि पुरुष वर्ग की स्पर्धा कोलंबो रोइंग क्लब द्वारा जीती गई और उन्हें दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का आयोजन मद्रास बोट क्लब और कोलंबो रोइंग क्लब द्वारा किया जाता है। वे बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं और इस साल कोरोना महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद यह आयोजन हुआ था। पहली बार मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा 1898 में आयोजित किया गया था और इसे भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सबसे पुराना खेल मुकाबला माना जाता है। रेगाटा की मुख्य स्पर्धा पुरुष बोट रेस है, जिसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बोट रेस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी बोट रेस माना जाता है। पुरुषों के आयोजन के समग्र विजेताओं को प्रतिष्ठित दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, जबकि अडयार ट्रॉफी महिला चैंपियन को प्रदान की जाती है। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है वो कोलंबो है और विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गोनवर्धना जी हैं। अंतिम प्रश्न आज का। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।